गुड मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने बेटा? कितने लोगों को याद है? अवतल दर्पण उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना पड़ा था। ठीक है, तो इसके बाद मैंने होमवर्क क्या दिया था? कितने लोगों को याद है कि होमवर्क क्या था? इसको टेबल बनाने के लिए कहा था मैंने। अवतल दर्पण की 6 स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि जब बिंब को 6 जगहों पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। मैंने कहा था इसका टेबल बनाइएगा, और वो टेबल आपकी बुक में दिया भी हुआ है, तो बनाना बहुत कठिन भी नहीं होता। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा था, कि जब बिंब को हम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैंने कहा था कि इसका भी एक टेबल बनाइएगा। हमने प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया था, है ना बेटा? और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि ये बताइए कि क्यों अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं और क्यों उत्तल दर्पण में 2 स्थिति है सिर्फ? ऐसा क्यों है? उत्तल दर्पण में भी क्यों 6 स्थितियां नहीं है? सोचा आप लोगों ने? चलिए टेबल पिछली क्लास, अच्छा इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, फिर समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और फिर हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ा था। यहां तक हो चुका है ना? ठीक है, चलो मैं खुद रिवाइज करती हूँ चीजों को, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, और इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा आज। और आज जो है प्रकाश का परावर्तन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने वाले थे उसके बारे में हम लिखते हैं। बेटा वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक, तो ये यहाँ हम लिखेंगे कि बिंब कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। दूसरा हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति। बार बार इसलिए इन टर्म को यूज कर रही हूँ, एग्जाम में आएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए, और तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, और प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब आभासी बना, उल्टा बना या सीधा बना, और आकार मतलब वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो पूछेगा आपसे स्थिति और आप लिख क्या होगे प्रकृति। चलिए, तो सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखते हैं बेटा? अनंत पे। अनंत पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, वस्तु की ही तरफ बनता है ना। दर्पण के सामने बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है? बिल्कुल दर्पण के सामने बनता है। तो अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी होगा या वास्तविक होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। तो प्रकृति हो गई कि वास्तविक था, बिंदु के साइज का था, मतलब बहुत ही छोटा था, है ना, और उल्टा था, ठीक। दूसरी स्थिति क्या थी बेटा? अनंत और सी के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। दूसरी स्थिति है अनंत और सी के बीच, या फिर कह सकते हैं सी से परे, यानी कि सी से पीछे, ठीक है। सी के पीछे, सी का मतलब है यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा बेटा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम रख देते हैं सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही, ठीक। कैसा बनेगा? ये फिर से वास्तविक बनेगा, उल्टा ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अगली स्थिति क्या है? सी और एफ के बीच। तो जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे या फिर सी के दूसरे साइड, ठीक है, या कह सकते हो सी और अनंत के बीच में।
कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, मुझे याद हो गया तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते, तुम लोग को याद नहीं हो रहा। ठीक, सबसे लास्ट कंडीशन, इसके बाद कहाँ रखेंगे? अभी अभी कहाँ रखा था? सी और एफ के बीच में रखा था, अब रख देते हैं फोकस पर। तो जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा बेटा प्रतिबिंब? अनंत पर। ठीक, अनंत पर कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा कि तुम अनंत पे जाके देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ समझ लेनी होती है, एक्चुअली में तुमको दिखेगी नहीं उतने दूर जाके। नेक्स्ट कंडीशन में हम कहाँ रखेंगे बेटा? F और P के बीच में। P क्या है? P क्या है बेटा? P क्या है? दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के पीछे। ठीक, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? बहुत बड़ा तथा सीधा। बिल्कुल, आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा। इसके बाद हमने बात की थी उत्तल दर्पण की। ठीक, यहीं पे मैं उत्तल दर्पण के बारे में भी लिख लेती हूँ। तो उत्तल दर्पण की केवल दो स्थितियां थी बेटा, F और PF। यस, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की पहली स्थिति क्या थी कि जब हमने वस्तु को कहाँ रख दिया था? अनंत पर रख दिया था। ठीक है, तो अनंत पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बना था बेटा? हाँ, फोकस पे बना था। फोकस पे बना था। कैसा बना था? आभासी था, बिल्कुल आभासी, सीधा और एकदम बिंदु के साइज का। दूसरी स्थिति क्या थी? यस, अनंत और P के बीच में, या कह सकते हो P से परे भी कह सकते हो, पर अनंत और P के बीच कह सकते हो। ठीक है, तो अनंत और P के बीच में रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बना था? सीधा बना था। ठीक है, मैंने कहा कहाँ बना था? P तथा F के बीच में, और कहाँ पे? दर्पण के पीछे। ठीक, बाकी आभासी बना था, ठीक है, सीधा बना था और वस्तु से छोटा बना था। ठीक, तो यही सब कंडीशंस थी। कितनी हो गई? 6 2 8 कंडीशन हो गई ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण मिला के। इसके अलावा मैंने एक सवाल पूछा था तुम लोगों से कि क्यों अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण में केवल 2। तुम ये बताओ, जब अवतल दर्पण ये ऐसा होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने यहाँ पे ये ध्रुव, ये तो पहले हो गया इसका ध्रुव। ठीक, ये गोले का सेंटर कहीं तुम्हारा वक्रता केंद्र, और इसके बीच में आ गई तुम्हारी फोकस दूरी। ये सब कुछ कहाँ है? ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने है ना? अगर यही बात मैं करूं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में बेटा ये है तुम्हारा ध्रुव, ठीक, परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ यहाँ तुम्हारा वक्रता केंद्र है और यहाँ पर तुम्हारा फोकस है। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान से देखो, अवतल दर्पण में तुम अनंत पे रख सकते थे दर्पण के सामने, यहाँ वस्तु को यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, इसके ऊपर रख सकते हो, F और इसके बीच में रख सकते हो, तो तुम्हारी 6 स्थितियां बनती है। पर उत्तल दर्पण में बेटा तुम्हारा फोकस, वक्रता केंद्र, सब कुछ दर्पण के पीछे है। तुम दर्पण के पीछे वस्तु को कहीं भी रखोगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? बताओ, दर्पण के पीछे वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा? यस मैम, बनेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो शीशा जिसमें मुंह देखकर आए हो तुम, उस शीशे के पीछे जाके खड़े हो जाओ, शीशे में तुम्हारा मुंह दिखेगा? नहीं ना? कौन कह रहा है यस? जो लोग यस कह रहे हैं फिर वो लोग इंसान नहीं है, इंसानों का प्रतिबिंब तो नहीं बन सकता है।
ठीक है, तो जैसे जिस दर्पण में तुम मुंह देख के आए हो समतल दर्पण में, अगर तुम उसके पीछे खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा मुंह नहीं बनेगा, नहीं दिखाई देगा प्रतिबिंब शीशे में। तो वैसे ही उत्तल दर्पण में भी है बेटा कि जो फोकस है, जो ध्रुव है, वो सब कुछ तो दर्पण के पीछे है। तो दर्पण के सामने तो केवल ये ध्रुव है, और या तो तुम अनंत पे रख सकते थे या अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते थे। तो इसीलिए उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां हैं। अब से क्लियर क्यों उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, जो उसकी फोकस दूरी या फोकस बिंदु है, वो सब कुछ दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश परावर्तित हो रहा है और तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण से परावर्तन जब होता है तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो बेटा चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन पढ़ना क्यों जरूरी है? सबसे पहले जितनी भी न्यूमेरिकल तुम लगाओगे, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल ही आएगा, और मैक्सिमम दर्पण या लेंस के ऊपर ही एक न्यूमेरिकल आएगा। एक न्यूमेरिकल दर्पण के चैप्टर से आता है और दूसरा न्यूमेरिकल विद्युत धारा के चैप्टर से आता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल लगाने के लिए चिन्ह परिपाटी समझना बहुत जरूरी है। जहां भी तुमने प्लस का माइनस किया, तुम सारा फॉर्मूला सही लगाओगे और फिर भी तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चिन्ह परिपाटी सबसे समझते हैं। अच्छा, चिन्ह परिपाटी के बारे में तुमने 9th में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा ही होगा ना, कार्तीय चिन्ह के बारे में पढ़ा होगा। 9th क्लास में जितना मुझे लगता है कार्तीय तल शुरू हो जाता है तुम लोगों का, जिसमें तुम ऐसे पढ़ते हो कि ये होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये होता है तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक, और ये तुम्हारा, ये तुम मैथ्स में पढ़ते हो ना, बीजगणित है ना तुम लोगों का, उसमें पढ़ते होगे। ठीक है, और ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट होता है 0 0 मूल बिंदु। ठीक, इधर की तरफ तुम्हारा प्लस होता है और इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर की तरफ प्लस वाई एक्सिस होता है और इधर की तरफ माइनस वाई एक्सिस होता है ना। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, नीचे की तरफ में दोनों ही माइनस होते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस, और यहाँ पे चलते हो तो एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। क्लियर? बस समझ लो, यही चिन्ह परिपाटी, जो यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो तुमने पढ़े हैं, इसी को हम उठा के दर्पण के ऊपर रखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहला नियम जो होता है बेटा चिन्ह परिपाटी का, जब भी हम दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ते हैं, तो आपका जो वस्तु है या फिर आपका जो बिंब है, याद रखिए वस्तु को ही बिंब कहते हैं। बहुत सारे सवाल में वस्तु को बिंब बोलेगा। ठीक है, तो जो आपका वस्तु है या फिर जो आपका बिंब है बेटा, वो आपके दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा कहाँ रखा जाएगा? दर्पण के बाईं ओर। ठीक, तो बेटा अगर ये आपका अवतल दर्पण है और अगर ये आपका उत्तल दर्पण है, तो वस्तु किधर रखी जाएगी? हमेशा इधर रखी जाएगी। ठीक, बाईं ओर रखी जाएगी, और साथ ही साथ आपका जो मुख्य अक्ष है वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है और सीधी रखी जाती है। ठीक, ये 2 बातें आपकी किताब में नहीं लिखी है, इसको समझ लीजिए। हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी और सीधी रखी जाएगी। ठीक, तो ये अवतल उत्तल दर्पण में कहाँ रखी जाएगी? ये आपका मान लीजिए उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, तो बाईं ओर मतलब इधर, ये है इसका बाईं तरफ, ऊपर मतलब ये आपका मुख्य अक्ष मान लीजिए ए बी है, तो ये इसके ऊपर मतलब ये, और सीधी मतलब इस तरह से। ठीक है, इसको 1 2 ऐसे सीधा 1 2। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि दर्पण में बेटा जैसे आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टाइम में या फिर कार्तीय तल के समय में, आप यहाँ पे आपका मूल बिंदु O है ना, O से आप सारी दूरियां मेजर करते हो। O के बाईं तरफ है इधर तो आप माइनस लेते हो, O के दाहिनी तरफ है तो प्लस लेते हो, O के ऊपर है तो प्लस लेते हो और नीचे है तो माइनस लेते हो। ठीक है, तो क्या होता है बेटा दर्पण में, आपका दर्पण में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का या कार्तीय तल का जो मुख्य बिंदु है, उसको हम कहाँ मान लेते हैं? हम उसको ध्रुव पे मान लेते हैं। ठीक है, तो दर्पण का जो ध्रुव P है बेटा, हम इसको मानते हैं 0 0। ठीक,
ठीक है बेटा, दर्पण के ध्रुव को हम मानते हैं बेटा 0 0। अब मान लो अगर ये जो तुम्हारा प्लस वाला साइन है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं तो 0 0 अगर यहाँ है तो इधर दाहिनी तरफ जो भी दूरी मापोगे उसको क्या करोगे, क्या लिखोगे, क्या लोगे, प्लस लोगे। देखो यहाँ 0 0 के दाईं तरफ जो भी दूरियां x पे हैं तो प्लस है ना, ठीक। ऐसे ही दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ जो दूरियां नापोगे उनको क्या लोगे तुम, उनको माइनस लोगे, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ, अब बाईं तरफ कौन सी दूरी नापोगे, वस्तु तुम्हारी अगर यहाँ रखी है बेटा तो वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी हमने क्या पढ़ी थी, u लिखते हैं कि नहीं। तो ये बताओ u को हमने ध्रुव के बाईं तरफ मेजर किया तो u को क्या है, हमेशा u निगेटिव साइन के साथ में लेंगे, माइनस साइन के साथ में लेंगे, समझ आई, ठीक। अब जो आपका दर्पण का मुख्य अक्ष है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष आपका AB है, तो AB के बेटा ऊपर जो दूरियां होंगी, यहाँ आपको मूल बिंदु दिख रहा है ना, तो जो ऊपर जो हाइट आप ऊपर की तरफ मापोगे आप उसको क्या लोगे, प्लस लोगे। यहां से रिलेट करो, मूल बिंदु के ऊपर y क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस हो गया। नीचे की तरफ जो हाइट मापोगे आप उसको क्या लोगे, माइनस लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो वस्तु को हमने सीधा रखा है 1 2, तो मान लो अगर वस्तु की हाइट h है तो ये कहाँ मेजर कर रहे हैं हम, हाइट मुख्य अक्ष के ऊपर मेजर कर रहे हैं बेटा, तो वस्तु की हाइट क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं धनात्मक, किसी को कोई दिक्कत हाइट को धनात्मक होने में, ठीक है। तो बेटा ये हो गया, तो इससे क्या पता चलता है बेटा, चूंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ है तो आपके दर्पण से वस्तु की जो दूरी जिसको हम u लिखते हैं बेटा वो हमेशा ही ऋणात्मक होती है, याद रखिए आप u हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वस्तु की जो हाइट है h आप उसको हमेशा ही धनात्मक लेते हैं, चाहे आपका वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, ठीक है। अब इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी को कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, फोकस दूरी को कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इतना ही है कि वस्तु को आप चिन्ह परिपाटी इतनी सी ही है कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है, मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखना है, ध्रुव से बाईं तरफ मेजर करने वाली दूरियां माइनस होंगी, दाईं तरफ प्लस होंगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो हाइट मेजर होगी प्लस होगी और जो नीचे होगी वो माइनस होगी। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा अवतल दर्पण की, ठीक। अब 3 चीजें समझ लो, कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या फिर आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों ही दर्पण में बेटा आपके दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, u से, ठीक है। दर्पण से आपके प्रतिबिंब की जो दूरी है हम उसको डिनोट करते हैं बेटा v से, और दर्पण की जो फोकस दूरी है बेटा हम उसको डिनोट करते हैं f से, स्मॉल f से, ठीक। और इन तीनों को मिलाकर आपका आ जाता है दर्पण का सूत्र, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही के लिए सत्य है, ठीक। चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इन दोनों ही के लिए आता है आपका दर्पण का सूत्र, और वो क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये बहुत बहुत जरूरी फॉर्मूला है बेटा, इसको आपको एकदम याद कर लेना है, इसको आपको भूलना नहीं है अगर आपको लाइट के चैप्टर में पास होना है तो। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कंफ्यूजन आपको अभी नहीं होगा, जब आप लेंस के बारे में पढ़ लेंगे तब क्या होगा कि लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है, तो वहां आप कंफ्यूजन करते हैं कि किसको प्लस लिखना है किसको माइनस। आपकी सहूलियत के लिए बस मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी।
जब आप दूसरा वाला भी पढ़ लेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दोनों का कोई मतलब अंतर हुआ नहीं है, बस मैंने u v इधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो ये है बेटा आपका दर्पण का सूत्र। अभी इस सूत्र में कोई भी चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं किया गया है, कोई भी साइन का यूज नहीं किया गया है। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे बेटा तो आप इसमें मान जो है वो चिन्ह के साथ रखोगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में बेटा ये बताओ जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, प्लस लोगे कि माइनस लोगे? माइनस लोगे, ठीक है। अब वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस होगी, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी की, v को क्या लोगे? वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी प्लस होगी कि माइनस होगी? बेटा जितनी बार आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है बेटा तो कहां बनता है? दर्पण के पीछे बन जाता है, बनता है कि नहीं? और जब दर्पण के पीछे बनता है मतलब बेटा उसका क्या मतलब हुआ कि दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ, ठीक है। देखो जब ये स्थिति थी, अभी मैं ला रही हूँ वाला, रुक जाओ, लिखने के पीछे इतना परेशान मत हो। ये हमने यहाँ पे रखा था ना, ठीक। यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होके चली गई और दूसरी जो वक्रता केंद्र से थी वो वक्रता केंद्र की दिशा में वापस चली गई। हमने पीछे की तरफ बढ़ाया और यहाँ कहीं जाके वस्तु मिल गई और यहाँ तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया आभासी, ठीक है। ये सबसे आखिरी कंडीशन है अवतल दर्पण के लिए। तो तुम देखो जरा, ये है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ये है v। देखो जरा v को हमने दाईं तरफ मेजर किया है कि नहीं किया है ना? तो जितनी बार बेटा प्रतिबिंब आभासी बनता है उतनी बार ये किस तरफ मेजर हो रहा है? दाईं तरफ। यानी कि इस समय हम v को क्या लेंगे? प्लस। और जितनी बार आपका प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है इसका मतलब कि वास्तविक बन रहा है, उतनी बार आप v की वैल्यू को क्या लेंगे? माइनस, ठीक है। तो यहां पे बेटा अवतल दर्पण के लिए v की वैल्यू जो है वो माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है कि आभासी है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v की वैल्यू माइनस होगी और प्रतिबिंब अगर आभासी है तो v की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, ठीक है। बात करते हैं फोकस दूरी की। अवतल दर्पण के लिए बेटा आपकी फोकस दूरी अवतल दर्पण की किधर होती है? अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होती है, हाँ ना। तो दर्पण के सामने मतलब कहां मेजर किया हमने? डिस्टेंस को किधर मापा? बाईं तरफ मापा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, हमेशा माइनस होती है। चलो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा बेटा? U क्या होगा उत्तल दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए U क्या होगा? माइनस लेंगे बेटा, U को हमेशा माइनस लिया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए V क्या होगा? लिख लो, लिख के याद कर लो, तुम लोग केवल लिख रहे हो ना। उत्तल दर्पण के लिए v क्या होता है बेटा? प्लस होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी हम धनात्मक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में का जो फोकस बिंदु है वो दर्पण के पीछे है, दूरी को हमने दाईं तरफ मेजर किया है, ठीक है। तो ये हो गई चिन्ह परिपाटी आपके अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की, ठीक। और ये हो गया दर्पण का फॉर्मूला। ये इसलिए लिखा है मैंने कि जिनको बार बार कंफ्यूजन होता है सवाल लगाने में, अगर वो इसको लिख के याद ही कर ले तो भी उनका सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा जो है वो क्या है? आवर्धन का फॉर्मूला है। दर्पण का सूत्र पढ़ लिया हमने, अब बात करते हैं दर्पण के आवर्धन की। आवर्धन क्या होता है? सबसे पहले आवर्धन बेटा वो नंबर है जिससे आप पता करते हो कि कोई भी दर्पण जो वस्तु है उसका बड़ा या छोटा
कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, आवर्धन को बेटा हम दिखाते हैं m से। आवर्धन की बात करते हैं, तो आवर्धन क्या होता है बेटा दर्पण का? दर्पण का आवर्धन आपको ये बताता है बेटा कि कोई भी दर्पण जो आपका वस्तु है वो उसका उससे बड़ा या उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और अगर बनाता है तो कितना बड़ा बनाता है। ठीक है, आवर्धन को हम कैसे दिखाते हैं? आवर्धन होता है बेटा, आवर्धन को हम एक रेशियो से प्रदर्शित करते हैं m बराबर होता है बेटा प्रतिबिंब की हाइट यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु या कहिए कि बिंब की ऊंचाई या फिर बिंब की हाइट। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई को बेटा हम मेजर करते हैं h डैश से लिखते हैं और वस्तु को हम लिखते हैं h से। ठीक, तो इसलिए आवर्धन m बराबर हो जाता है बेटा h डैश बटे h। ठीक है, और ये जो है वो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी रिलेटेड होता है, तो ये बराबर होता है -v बटे u के। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला जो कि आवर्धन का है, जो कि आपके दर्पण के बारे में है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको भूलिएगा मत। ये दर्पण का सूत्र और आवर्धन दोनों मिला के आपका जो बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन उसी से बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम दर्पण के आवर्धन के ऊपर में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ, अगर m की वैल्यू बराबर हो जाए 1 के, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये बराबर होगा h डैश बटे h के, होगा कि नहीं? तो यहां से बेटा h डैश बराबर h हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। अगर m 1 हो जाए यानी कि आवर्धन 1 हो जाए, तो आवर्धन 1 बराबर h डैश बटे h होता है ना, तो यहां से h डैश बराबर h हो जाएगा। तो अगर आवर्धन का मान m का मान 1 है, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई बराबर किसके है? प्रतिबिंब की ऊंचाई के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेटा अगर आपका आवर्धन की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि आपका वस्तु जो है वो प्रतिबिंब के ही आकार का बना हुआ है, दोनों की साइज सेम है। ये कब होता है बेटा? अवतल दर्पण में जब तुम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हो, उस समय प्रतिबिंब और वस्तु का आकार सेम होता है, दोनों की साइज सेम होती है बेटा। तो वो हो गया आवर्धन आपका 1। अब अगर बेटा आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या होगा? h डैश बटे h जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि h डैश इज ग्रेटर देन h, यानी कि आपके प्रतिबिंब की जो हाइट है वो वस्तु की हाइट से ज्यादा बड़ी है, यानी कि आपका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा ना कि h डैश बटे h की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो इसका मतलब हो गया आपका h डैश इज लेस देन h। इसका मतलब कि आपके का जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट वस्तु की हाइट से कम है, यानी कि आपका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बना हुआ है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको प्रतिबिंब की हाइट नहीं दी है, वस्तु की भी हाइट नहीं दी है, फिर भी अगर आप आवर्धन की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप ये बता सकते हो कि आपका जो दर्पण है वो वस्तु के कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा ही होगा कि वो आपको u, v और f की वैल्यू तो दे देगा, पर आपको वस्तु की ऊंचाई नहीं देता है। और कई बार आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब का आकार बताइए। अब आप सोचते हो कि जब वस्तु का आकार नहीं दिया हुआ है तो हम प्रतिबिंब का आकार कैसे बताएं? तो उस समय आपको केवल आवर्धन निकालना होता है और आपको बताना होता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से इतने गुना बड़ा या छोटा बनेगा। अभी हम उसके ऊपर जब सवाल लगाएंगे तो आप उसको देखना। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और भी चीज है बेटा, चूंकि आपका f का जो फॉर्मूला है वो है क्या? h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u, है ना। अब ये देखो, आप जो h है बेटा, h मतलब वस्तु की हाइट, वस्तु हमेशा ही सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है,
तो इसका मतलब h की वैल्यू तो आप हमेशा ही प्लस लोगे, ठीक। लेकिन h डैश की वैल्यू जो है बेटा, ये क्या है, प्रतिबिंब की हाइट। तो प्रतिबिंब की हाइट जब मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी कि आपका प्रतिबिंब जब जब सीधा है तब तो आपने h डैश प्लस ले लेना है, लेकिन जब जब आपका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, यानी कि मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, उतने उतने टाइम में h डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा, आपका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन जाएगा, तो आप मेजर नीचे की तरफ करोगे। ये चिन्ह परिपाटी से आ रहा है, ठीक। तो इससे क्या पता चलेगा बेटा कि जब आपका प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है उस समय m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जब आपका प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है उस समय m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आवर्धन प्लस है, धनात्मक है, +2 लिखा हुआ है, इससे क्या आपको पता चलता है, इससे आपको पता चलता है प्रतिबिंब सीधा है। तो या तो आपका दर्पण उत्तल है या तो आपका दर्पण अवतल, केवल आखिरी स्थिति हो सकती है ना। और जब जब आपका आवर्धन की वैल्यू माइनस लिख दी गई है तब तो आपको 100% श्योर हो जाना चाहिए कि ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ये बेटा छोटे छोटे ट्रिक्स है जिनके ऊपर सवाल बनाया जाता है। हमेशा सवाल सीधा नहीं पूछते आपसे, आपको बोलेंगे कि एक दर्पण का आवर्धन -2 है, ठीक है। तो अगर दर्पण का आवर्धन -2 लिख दिया मतलब समझ लीजिए कि ये अवतल दर्पण ही है। लेकिन अगर दर्पण का आवर्धन +2 लिख दिया है बेटा, तो ये अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है, क्योंकि आवर्धन धनात्मक होने का मतलब प्रतिबिंब सीधा, और उत्तल दर्पण में हमेशा ही प्रतिबिंब सीधा और अवतल दर्पण में केवल आखिरी स्थिति में प्रतिबिंब सीधा, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू माइनस है तो आप क्या जानेंगे कि हमेशा ही ये अवतल दर्पण है, लेकिन अगर प्लस है तो ये अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो ये केसेस क्या है बेटा, अभी मैंने कोई नंबर नहीं रखा, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाया, कोई सवाल नहीं बनाया, तो ही आपको आवर्धन की वजह से, फॉर्मूले की वजह से, चिन्ह परिपाटी की वजह से इतना सब कुछ आपके दर्पण के बारे में पता चल जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनको ही करेंगे। तो आज जो है आपके दर्पण का परावर्तन, दर्पण के बारे में और दर्पण का फॉर्मूला, सूत्र सब कुछ कंप्लीट हो गया है और आज हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसके बाद हम अपवर्तन पर बढ़ जाएंगे, अपवर्तन और लेंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं आपकी बुक में कैसे कैसे सवाल हैं। तो सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा कीजिए। मैं सवाल आपके जो बुक के क्रियाकलाप और उदाहरण है उसके साथ साथ प्रश्नावली तक जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा कीजिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर एकत्रित होती हैं उसको आप क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। ये क्वेश्चन अगर आपको 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये परिभाषा लिख दोगे, और अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो क्या करोगे, परिभाषा लिखोगे और उसके साथ जो डायग्राम बनाया था हमने वो डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताओ जरा। वक्रता त्रिज्या r दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो जरा फोकस दूरी f बताओ कितनी होगी, 10 होगी। f बराबर 8/2 बेटा, तो 20/2 कर दो, 10 सेंटीमीटर हो गई ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अच्छा ये याद रखना बेटा, आवर्धित मतलब बड़ा, विवर्धित मतलब छोटा, ये भी समझना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बेटा बहुत क्लिष्ट हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में जो है बेटा वो जो है ये नहीं, हिंदी बोलचाल की नहीं लिखा है, तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, बताइए कौन सा दर्पण का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है बेटा,
देख लीजिए बुक में, देख लीजिए बुक में टेबल है आपके पास, उसको देख के ही बताइए सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, कौन से दर्पण से? समतल दर्पण से बनता है नहीं ना? ठीक है, याद रखो बेटा, केवल अवतल दर्पण ही सीधा और बड़ा बनाता है प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण सीधा और छोटा बनाता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो बेटा ये चीज आपको काउंट पे याद होनी चाहिए कि अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, छोटा बनता है। सीधा बड़ा कौन बनाएगा? केवल अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस होगी, उत्तल दर्पण प्लस होगी, यू दोनों में ही माइनस हो जाएगा। वी की वैल्यू यू अवतल दर्पण में माइनस और प्लस दोनों हो सकती है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा ही प्लस होगी। इससे बहुत आसानी होगी, तुम झट से सवाल को सॉल्व करोगे और गलत नहीं। चलो अगला देखते हैं, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, मैंने बताया था ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हो? आपका जो गाड़ी होती है उसके जो साइड में, बाइक की भी साइड में जो, जिसमें आप बैक मिरर में देखते हो ना, वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं वहां पर, बताओ क्यों लगाते हैं? मैंने बताया था कि क्यों लगाते हैं बेटा, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा है, तो जो ड्राइवर है वो अपने पीछे बहुत सारी दूरी की चीजों को देख सकता है, छोटा छोटा। जब तुम गाड़ी आगे चला रहे हो तो निश्चित रूप से तुम देखना चाहोगे ना कि तुम्हारे पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अचानक से पीछे से एक चरपैया आ रही हो, तुम बाइक लेके जा रहे हो, तुम देखा नहीं, तुमने लड़ गए, है ना? तो इसी वजह से पीछे में उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब ये बताओ, अगर उसकी जगह अवतल दर्पण लगा देते तो क्या होता? तुम क्या पीछे से आ रही होती बाइक, ये लगता बाइक का उल्टा प्रतिबिंब बनाने, कोई फायदा होता नहीं ना? तो सीधा बनाता है। और दूसरी बात, अगर मान लो बड़ा, अगर अवतल दर्पण भी सीधा बनाता है, लेकिन तब जब वस्तु बहुत पास रखी हो तो पता चलेगा, तुम बाइक चला रहे हो, जब एकदम कार तुम्हारे पास आ जाएगी तब तुमको दिखेगा कि पीछे एक तो कार आ रही है सीधा, है ना? उत्तल दर्पण में क्या है कि कितना भी दूर हो तो ये छोटा सा सीधा प्रतिबिंब बना देगा। तो इसी वजह से, क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है, और इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, यानी कि जितने दूरी तक ये वस्तुओं को प्रतिबिंब बना सकता है, बहुत बड़ा होता है। इस वजह से तुम्हारी जो बाइक जो तुम चलाते हो या कोई कार चलाता है, उसका जो दोनों साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण, याद रखना, साइड मिरर में उत्तल दर्पण है, सामने की हेडलाइट में अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल में। बेटा सबसे पहला आपका उदाहरण 9.1 में दिया हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल में, मैं न्यूमेरिकल पढ़ूं, अच्छा न्यूमेरिकल करने से पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रही हूँ और आपको ये सिखाती हूँ कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, हमेशा अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे बेटा, तो अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है, आप तभी भी याद कर लेंगे, आप तभी भी सवाल को सही लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपने सवाल लगाते लगाते गलती भी कर दी, तो भी आपको स्टेप की मार्किंग मिलेगी। 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर आप फिर भी ले आओगे, अगर आपका फाइनल आंसर गलत हो जाता है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक सवाल के साथ ये देखेंगे कि आपको सवाल पढ़ना कैसे है और उसको लिखना कैसे है, स्पेशली फिजिक्स में। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिया मैंने, दूसरी बार पढ़ते हुए आप सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन लगाने से पहले आपको लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और दिया गया भी आप प्रॉपर हिंदी में नहीं लिखोगे। कैसे लिखोगे? आप साइन में लिखोगे। ठीक है, दिया गया है, ठीक, क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में,
और बेटा अगर आप दिया गया ही बस लिख लेते हो सही सही, और मान लो आप पूरा क्वेश्चन गलत लगा देते हो, तो भी आपको बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर मिल जाता है। एग्जामिनर सोचता है आपको पता तो है कि क्या चीजें क्या हैं, आप फार्मूला मान लो भूल गए तो। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्या कह रहा था कि एक ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल मतलब समझ लो एक ऑटो, आपका टेम्पू, उसमें जो साइड में लगा हुआ उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 3 मीटर। तो R बराबर दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ बड़ा सा वक्रता त्रिज्या नहीं लिखोगे, आप लिखोगे R। ठीक, अब चूंकि ये उत्तल दर्पण है बेटा, तो उत्तल दर्पण में F जो है वो क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए R भी क्या होता है, वो प्लस ही होता है। ठीक, अगर यही अवतल दर्पण होता बेटा तो मैं R के सामने माइनस भी लिखती। ठीक है, तो जब दिया गया लिखेंगे तब दिया गया हम मात्रक के साथ यानी कि मीटर और चिन्ह के साथ, तो यहाँ तो ये प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं नहीं लिख रही हूँ। तो R बराबर हो गया 3 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो दर्पण से दूर क्या है, बस। अब बस क्या है बेटा, बस आपकी वस्तु है। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको हम किससे लिखते हैं बेटा, U से। U बराबर कह रहा है कितना दिया गया है, 5 मीटर। U आपको दिया गया है 5 मीटर। अब U को मैंने बताया था, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, U हमेशा क्या होगा, माइनस। तो U बराबर दिया गया है -5 मीटर। इस तरह हमने लिख लिया, दिया गया है। ये हो गया आपका स्टेप 1। सॉल्व करने के डिफरेंट स्टेप हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेप 1। हमने लिख लिया कि क्या दिया गया है, या आप लिख लीजिए दिया गया है, आप मन करे इंग्लिश में तो आप लिख सकते हैं गिवन, तो गिवन भी काम कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हम लिखेंगे कि क्या हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो या तो आप लिखिए ज्ञात करना है, या आप अंग्रेजी में लिख लीजिए टू फाइंड। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। ठीक है, तो ज्ञात करना है, मैं आपसे कह रहा है बेटा कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। तो जब कह रहा है आपसे बेटा कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, कहाँ बना का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है दर्पण से। तो V बराबर क्या, स्थिति मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि V क्या है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि प्रकृति बताइए कि वो आभासी है कि सीधा है कि उल्टा है, क्या है। ठीक है, इसका जवाब तो बिना किसी फॉर्मूला को लगाए भी तुम दे सकते हो। अगर दर्पण उत्तल दर्पण है तब तो हर हाल में प्रतिबिंब आभासी और सीधा है ना, तो ये तो बिना न्यूमेरिकल लगाए भी तुम आभासी और सीधा दे सकते हो जवाब, अगर तुमको पता है तो, अगर तुमको याद है तो कि कैसा कैसा बनता है, या अगर तुमको याद है कि तुमने कभी बाइक चलाई हो और बाइक में पीछे जो प्रतिबिंब दिखता है वो सीधा और आभासी दिखता है। ठीक है, प्रकृति पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि सीधा है, आभासी है कि वास्तविक है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा आकार। आकार का मतलब वो तुमसे पूछ रहा है कि H' बताओ कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, H' क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप 2, ज्ञात क्या करना है। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आप लिखेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला आप यहां लगाने वाले हो। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो जरा, तुमको R दिया गया था, तो वक्रता त्रिज्या अगर दी गई है बेटा, तो यहां से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं। F बराबर R/2 कर दोगे तो 3/2 करोगे तो 1.5 मीटर की आपकी फोकस दूरी आ जाएगी कि नहीं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, R अगर दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है बेटा, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 से आपको मिल गई F की वैल्यू 1.5 मीटर। अब तुम देखो कि तुमको F दिया गया है, U की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पूछ रहा है, तो F, U और V को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है तुमने अभी?
ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है? इसमें अगर u रख दें, v f रख दें तो v की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं? तो इसमें अब क्या करेंगे बेटा, साइन के साथ में रखेंगे हम। और इसके अलावा तुमसे आकार भी पूछ रहा था, h डैश की भी वैल्यू पूछ रहा था ना, तो h डैश को लेकर तुमने आवर्धन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था ना, h डैश बाई h बराबर माइनस v बाई u। तो मान लो कि अगर तुम u तो तुमको पहले से ही पता है, v निकाल लो, तो तुम ये वाले रिलेशन को यूज करके आकार पता कर सकते हो। तो ये हो गए तुम्हारे दो फॉर्मूले जो तुमको यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूलों को यूज कर लेते हैं। बस अब तो सिंपल है। इससे क्या होगा ना बेटा, तुमको ये भी समझ में आएगा कि तुमको क्या क्या दिया गया है, तो तुमको फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा कि इनको मिला के कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलो लगाते हैं। साइन के साथ में रखना है, मात्रक का ध्यान रखना है बेटा। सारी दूरियां समान मात्रक में होनी चाहिए। अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। ऐसा नहीं है कि f को तुमने मीटर में रख दिया, u को तुमने सेंटीमीटर में रख दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए रख देते हैं वैल्यू हम। तो 1/f की वैल्यू निकल के आई थी 1.5 बराबर 1/u था ना, तो u की वैल्यू हम क्या रखेंगे बेटा, माइनस में रखेंगे। u की वैल्यू कितनी दी गई है, -5 प्लस 1/v। ठीक, अब v को यही रखने देते हैं और इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। अच्छा, किसी को इस स्टेज पे बात नहीं समझ में आ रही है, तब उसको फिजिक्स की समस्या नहीं है, उसको किस बात की समस्या है, मैथ नहीं आ रही है। समझ गए? तो मैथ पे ध्यान देना है। यहां से क्या करेंगे बेटा, इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे, और जब हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस लग जाएगा। जब पक्षांतर होता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, गुणे का भाग बन जाता है, भाग का गुणा बन जाता है। ठीक है, जिसको ये बात याद नहीं आ रही हो वो जाके भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा प्रैक्टिस। तो यहां से 1/v बराबर 1.5 माइनस प्लस 1/5। ठीक है, निकालो वैल्यू उसकी क्या होगी। निकालो इसको हम 1/1.5 को हम ये 10/15 भी लिख सकते हैं कि नहीं। दशमलव हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिया, तो ये बन गया 10/15 और ये रह गया 1/5। आप जरा 5 और 15 का लघुत्तम लोगे तो 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, तो ये हो गया 10 प्लस 5 3 15, तो ये हो गया 3, तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 13/15। आ गया 13/15 को जरा कैलकुलेट करो कितनी होगी वैल्यू 13/15 की। 1/v बराबर आया तुम्हारा 13/15। अब ये याद रखो बेटा, यहाँ 1/v की वैल्यू आई है, तुमको v चाहिए, तो 1/v अगर 13/15 है तो v की वैल्यू क्या होगी, ये इसका उल्टा कर देंगे तो v की वैल्यू 15/13 हो जाएगी। अब 15 में 13 का भाग दो, यही तुम्हारा उत्तर है, v की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से तुम लोग उसको भाग करके देख लेना आगे, तो इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 1.15, और वो भी क्या बेटा, प्लस। क्या है इसका मात्रक, मीटर, तो प्लस 1.15 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर 1। इसी तरह से तुम इसको डब्बे में बंद करके उसके बाद लिख दोगे आंसर 1। ठीक है, एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर दिखना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो इतना गंदा लिखते तुम लोग को पता ही नहीं चलता तुम्हारा उत्तर कहाँ गया। ठीक है, तो अभी ये मैंने पहली चीज निकाली है, स्थिति कि v क्या है, कहाँ है v। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है बेटा, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बना है। कैसे जान गई मैं पीछे, आपकी v की वैल्यू क्या आई है, प्लस आई है। ठीक है, जब भी v की वैल्यू प्लस आती है बेटा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी प्लस आती है, तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो आभासी दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बना है प्रतिबिंब, 1.15 मीटर की दूरी पर बना है। ठीक है, दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर बना है और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों,
क्योंकि आपका कैसा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 1 और ये हो गया आपका आंसर 2। आंसर 2 मतलब जो आपसे पूछा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, अब पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो तुम कहोगे कि आकार जब वस्तु का नहीं दिया गया है तो तुमको प्रतिबिंब का आकार तुम कैसे बताओगे? ठीक है, तो देखते हैं कि अगर तुमको नहीं भी दिया गया है तो तुम कैसे बताओगे। जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने बताया था, m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बाई u होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तुमको h या h डैश में से किसी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन तुमको v पता है, u पता है, ये तो पता है ना। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहां से कर दो तुम h डैश बटे h बराबर v की वैल्यू कितनी आई 1.15, वो भी प्लस, तो प्लस 1.15 और यहाँ पे एक माइनस साइन पहले से है ही, और जो तुम u रखोगे वो -5 रखोगे। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 1.15 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो निकाल लो तुम h डैश बटे h का 1.15 बटे 5। इसकी वैल्यू जब तुम निकालोगे बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.23। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या मिल गया बेटा, h डैश बटे h बराबर 0.23। ठीक, तो यहां से h डैश बराबर 0.23h। तो h क्या है बेटा, ये है वस्तु की ऊंचाई, और ये h डैश क्या था बेटा, h क्या है वस्तु की ऊंचाई और h डैश क्या है बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहां से तुमको क्या पता चला बेटा कि जो प्रतिबिंब है तुम्हारा उसकी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 0.23 टाइम्स होगी। ठीक है, यानी कि आपका प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार का 0.23 गुना होगा। ठीक है, तो अगर तुम केवल h डैश बराबर 0.23h भी लिख देते हो तो ये तुम्हारा आकार का आंसर पूरा हो गया है। ठीक है, और अगर तुम थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हो तो तुम लिख दो कि प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, वस्तु के आकार का 10.23 गुना होगा। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये है आपका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति। जितने लोगों को ये सवाल नहीं समझ में आया है, ये आपके उदाहरण का ही सवाल है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, सबसे पहला उदाहरण है। ठीक है, तो आप एक बार उसको करके देखिए, आपको उसमें फॉर्मूला नहीं समझ में आया, वैल्यू रखना नहीं समझ में आया या कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, फॉर्मूला रखना नहीं समझ में आया तब तो फिजिक्स की बात है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है बेटा कि कैसे मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, तो ये आपके भिन्न के जोड़ घटाने की बात है। आप भिन्न का जोड़ घटाना जाके प्रैक्टिस करिएगा या बताइएगा नेक्स्ट टाइम मुझको। आज की क्लास बेटा आपकी यही खत्म हो रही है, बाकी आपके उदाहरण में 1-2 और सवाल हैं। ठीक है, दूसरा एक और 9.2 है और कुछ प्रश्न 2-3 उसके नीचे हैं, और इसके अलावा आपकी प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दर्पण के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्लास के पहले बेटा आपकी प्रश्नावली में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं या फिर जो भी न्यूमेरिकल के प्रश्न दर्पण के ऊपर हैं और उदाहरण के भी, ये सभी प्रश्न आपको करके आने हैं। ठीक है, और जो भी डाउट होगा क्वेश्चन में, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा न्यूमेरिकल कर लीजिए, सब कर लीजिए, अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में नहीं होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, हो गई आपकी क्लास, थैंक यू बेटा।